टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज 2 मिनट आप सभी ध्यान से सुनिएगा, है ना। सो एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ये शेयर करनी है कि ऐप में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, एक्चुअल में अगर कहा जाए उस प्रॉब्लम को, तो हमारी विनर्स ऐप जो है वो एक्चुअल में हो गई है क्रैश। क्रैश होना समझते हो, है ना। जो अभी हम फेस कर रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से, उसका मतलब होता है कि ऐप क्रैश होना। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ऐप क्रैश कैसे होती है और विनर्स ऐप को क्रैश किसने किया है, ठीक है। तो उसके लिए विनर्स ऐप को क्रैश करने का क्रेडिट आप सभी लोगों को जाता है ना। और ये जो हमारी समस्या हुई है, आपको पता होगा 31 और 1 जनवरी पे विनर्स का ऑफर आया था। कांस्टेबल का हमने बैच स्टार्ट किया, एसआई का किया, बहुत सारे बैचेस स्टार्ट किए। हमें जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐप संभाल, मतलब देखिए क्या होता है, एक कोई भी ऐप में कैपेसिटी होती है कि वो इतने स्टूडेंट को संभाल सकती है। जैसे आप समझ सकते हो एक बस है ना, उस बस की कैपेसिटी होगी कि उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं। अब अगर उसमें 200 लोग बैठेंगे तो बस आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि हमने एक अनुमान लगा के रखा था कि विनर्स ऐप पर एक साल में सपोज 10,000 या 20,000 या 30,000 बच्चों को हम लगभग पढ़ाएंगे, तो हमारी ऐप उतने बच्चों के लिए तैयार थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जो अनुमान हमने साल का लगाया था, वो हमारा अनुमान जो है, या वो हमारे उतनी कैपेसिटी हमारी 6 महीने में ही पूरी हो गई, ठीक है। तो परसों रात को हमारी टेक्निकल टीम ने यह बताया कि सर एक्चुअल में ऐप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो स्टूडेंट की तरफ से है, ना इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ना कुछ है, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, लोड बढ़ गया है ना। मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी ऐप पर होती है, उससे कहीं ज्यादा बच्चे ऐप पर अब पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई समस्या नहीं है, देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना। और इस सब के लिए आप सभी को जो सपोर्ट और जो प्यार आपने दिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा थैंक्स, ठीक है। क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चों को हमने सोच के रखा था 1 या 1.5 साल तो लग जाएगा, तब जाकर विनर्स की ऐप पे इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। वो चीज 6 महीने में ही पूरी हो गई, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई चला रहा है और नंबर 1 पे अगर ऑनलाइन क्लासेस कोई दे रहा है क्वालिटी के साथ, तो वो सिर्फ विनर्स इंस्टीट्यूट है। आपको कोई दूसरा कॉम्पिटिटर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको कोई दूर दूर तक दिखेगा भी नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विनर्स के जो स्टूडियो हैं, लगभग 4 से 5 हमारे स्टूडियो हैं, डेली 30 से 35 क्लासेस चलती हैं, 30 से 35 सेपरेट क्लासेस होती हैं एक दिन में। इतनी लाइव क्लासेस हम एक दिन में चलाते हैं, सारी ऑनलाइन क्लासेस हम चलाते हैं, है ना। अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वो अलग चीज है। तो अब ये तो हो गई भाई समस्या, ये आपको हमें बताना था। तो हम खुद 2 दिनों से परेशान थे कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इतनी ऐप में समस्या क्यों आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। तो कारण था लोड बढ़ गया है ना। जितने संभालने की क्षमता थी उससे ज्यादा बच्चे हो गए हैं। सो कोई समस्या नहीं है, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। अब इसके लिए हमें अपने सर्वर्स और अगर आप समझते हो तो बैंडविड्थ जो होती है उसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़े दिनों का टाइम लगता है, मुश्किल से 1-2 दिन या 3 दिन। तो आने वाले 1 या 2 दिन आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं आपको पहले से आपसे माफी मांगता हूं अगर आपको तकलीफ हो। लेकिन 1 या 2 दिन आप काम चला लीजिए। सबसे खास बात, लाइव क्लासेस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लाइव क्लास जैसी अभी चल रही है, लाइव क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स डाउनलोड होने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ सकती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, है ना। क्योंकि विनर्स की ऐप पे जितने बच्चे लाइव पढ़ते हैं, उससे 5 या 6 गुना बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लाइव क्लास के टाइम मैच नहीं कर पाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड देखते हैं, या वो जॉब करने वाले होते हैं या खेत में काम करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे हैं। तो रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चे इससे भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, या लाइव क्लास में तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस में आनी है। उसमें आप एक काम करेंगे कि आप ऐप को थोड़ा बार बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर 8 बार 10 बार रिफ्रेश करने पे भी नहीं चल रही, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कुछ लेक्चर्स ही नहीं चलेंगे, बाकी लेक्चर्स आपके चलेंगे। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन आपको वो दिक्कत भी ना हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम 1-2 दिन आ सकती है, तो प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, है ना। मैं जानता हूं थोड़ा सा लॉस आपका है टाइम का, पर आपको उसको मैं कवर करवा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा,
ठीक है, आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि देखिए विनर्स ने अगर इतना जल्दी ऑनलाइन क्लासेस को इतना अच्छा बनाया है, हर चीज करी है, इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी टीम काम करती है। ठीक है, आपको मैं कारण बताता हूं कि क्यों विनर्स की ऐप जो है सबसे आगे है और बाकी लोगों की ऐप या बाकी लोगों की ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं चलती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विनर्स की जो अकेले ऐप संभालने वाले लोगों की टीम है वो 15 लोगों की टीम है। ठीक है, और सबसे खास बात बताता हूं कि जिसमें से 10 लोग पता है कहां हैं, जिसमें से 10 लोग बेंगलोर में हैं। ठीक है, हमारी ऐप का जो पूरा काम चलता है, विनर्स के एक अलग से वहां पे ऑफिस है, वहां पे 10 लोग ऐप का डेवलपमेंट और ये जो नया वर्जन और सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये वो लोग टेस्ट करते हैं। और 5 लोग इंदौर में हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट जो होता है ना, कॉल उठाने वाले या मेल पे रिप्लाई करने वाले नहीं, जो ऐप को इश्यूज और सारी चीजें चेक करते हैं। 15 लोगों की टीम ऐप के लिए काम करती है। इसीलिए हम लगातार नए नए अपडेट्स लाते हैं, नए फीचर्स लाते हैं। जैसे आपने इस बार के वर्जन में देखा होगा, तो आप जब किसी चैप्टर के अंदर जाते हो तो वहां फिल्टर का ऑप्शन आ गया है, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे आपको लगता है कि मुझे सिर्फ वीडियो दिखाई दें, तो वो तो इंप्रूवमेंट्स लगातार ऐप में होते रहते हैं। और उसका कारण है हमारी बहुत बड़ी टीम, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो बेस्ट लोग हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये एकमात्र कारण है विनर्स ऐप को इतना जल्दी अच्छा और बड़ा बनाने का। ठीक है, आप पूछ कर देख लेना किसी से, मतलब मैं किसी को यहां कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, मतलब मेरा आप ये कहने का मतलब समझिए कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि सर, दूसरी कोचिंग वाले या दूसरे ऑनलाइन वालों से आप पूछेंगे सर आपकी टीम में आपकी ऐप कितने लोग संभालते हैं, तो 1 या 2 लोग भी उन्होंने बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल डिपार्टमेंट ही नहीं है ना। किसी कंपनी से ऐप 20-30 हजार रुपए में मिल जाती है, मैं आपको बताता हूं, ऐप 20 या 30 हजार रुपए में मिल जाएगी, लेकिन उसमें कोई दम नहीं होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, विनर्स की ऐप हमने 5 लाख रुपए में बनवाई है, सिर्फ बनवाने की कॉस्टिंग है। और हर महीने जो आप इतने लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और सब चीजें देखते हो, इसके सर्वर चार्जेस के चार्जेस लाखों में होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा चार्जेस इसी के होते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास हम जब चलाते हैं तो उसमें रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, स्टाफ की सैलरी, बहुत सारी चीजें। यहां पे अगर वो चीजें नहीं है, बाकी चीजें तो यहां भी होती है, लेकिन यहां उससे कई गुना ज्यादा चार्जेस होते हैं सर्वर के। ठीक है, तो विनर्स की ऐप एक मजबूत आधार पे खड़ी है। और एक आखिरी बात आपसे मैं कहूंगा, फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। कोई भी ऐप जो है, क्योंकि देखिए जैसे आप YouTube से कंपेयर करते हो या फिर आप Google से कंपेयर करते हो या किसी भी दूसरी ऐप से कंपेयर करते हो, बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए, लेकिन इन ऐप्स को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी इनके नए वर्जन आते हैं। आज भी आप YouTube पे जाइए, आप उसकी प्ले स्टोर पे रेटिंग्स देखिए, आपको 1 स्टार वाले, समस्या वाले बहुत लोग मिलेंगे। आप जैसा विनर्स पे बोलते हो ना, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, क्या होता है, आपके ऐप में, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं आई तो आपको लगता है YouTube बहुत अच्छा है। आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज ही के डेट में आपको 50 लोगों के कमेंट मिलेंगे जो बोल रहे हैं YouTube सबसे घटिया ऐप, मेरे मोबाइल में चलती नहीं, है ना। तो विनर्स की ऐप तो अभी 6 महीने हुए हैं, है ना। अभी हम लगातार उसको इंप्रूव कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 1-2 महीने और थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन उसके बाद तो ये बहुत अच्छी बननी है। हालांकि आपको कई बार समस्याएं पता भी नहीं चलेंगी, बट अभी हम ग्रोइंग मोड में हैं। ठीक है, एक समय के बाद इतना शानदार आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि आप बोल भी नहीं सकते। अभी कुछ नए फीचर्स और आ रहे हैं जो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। ओके, तो प्लीज 2 या 3 दिन मैक्सिमम आप थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है, क्योंकि इसे आप लोगों ने ही क्रैश किया है। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और जल्दी इस प्रॉब्लम को हमारी टीम काम कर रही है, इसको सुधार रही है। ओके, बस इतना आप सभी के साथ शेयर करना था। और मैं आप सभी के कमेंट्स मिस कर गया, मुझे दिख रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे थे, पर मिस कर गया मैं। ओके, चलिए, तो इतनी बात शेयर करनी थी। उम्मीद है आपका सपोर्ट मिलेगा, कॉपरेशन मिलेगा, प्यार हमेशा विनर्स पर, मुझ पर बना रहेगा। धन्यवाद। ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, तो मैं सुबह से 5 या 6 बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो दिखा दिया जाए। ठीक है, सो आई थिंक आप प्रॉब्लम अब पूरी समझ गए होंगे, तो अब हम और इससे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।
तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू करना है, तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। आई थिंक मैंने आपको आगे के क्वेश्चंस दे दिए थे, है ना? तो इसका आंसर आप बताएं, या ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है क्या, ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 80 लीटर मिल्क और वाटर का रेशो है, जो मिल्क और वाटर है जिसका रेशो है 2 और 3, है ना? 2 + 3 कितना होता है? 5। आप इसको सॉल्व करोगे, 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी। 16 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 32 लीटर आपके पास मिल्क है, और 3 में करोगे तो 48 लीटर क्या है आपके पास? वाटर है। कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का जो नया रेशो है वो यहां पर आएगा, है ना? तो सुनिएगा बात। यहां पर मैं आपको दो मेथड बताता हूं, आप चाहें तो एक्स से कर लें, चाहें तो आप लॉजिक से कर लें। दोनों मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको लॉजिक से करना सीखें, क्योंकि आपको लॉजिकल ज्यादा काम करना है, बट एक्स वाली मेथड भी मुझे बतानी होगी। अच्छा, ठीक है, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। देखो इधर, तो एक्स से कैसे करोगे? मिल्क आपके पास कितना है? 32, और वाटर आपके पास कितना है? 48। आपसे कहा गया है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, है ना? कितना पानी मिलाया जाए। तो अगर पानी मिलाना है तो प्लस एक्स, जिससे नया रेशो 1/2 बन जाए। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको सीधा आंसर 16 मिलेगा। वैसे भी दिख रहा है 64 - 48 16, लेकिन मैं आपको इसमें जो लॉजिकल मेथड सिखाना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो आपको गिवन है 2:3, और मैंने शायद आपको बताया भी था कि हमेशा हम देखते हैं कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज बदल नहीं रही है। सो बाद का रेशो 1:2 होना चाहिए, बिकॉज आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर चेंज होगा ना, पानी तो नहीं, मिल्क तो नहीं बदलेगा ना, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो मिल्क अगर 32 है तो मिल्क बाद में भी 32 रहेगा, तो ये आपका 64 हो जाएगा। तो पानी अगर अभी आपके पास वाटर 48 है, जो 64 हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज होगा? 16। ये आपका आंसर आएगा सी वाला। कल शायद आपको बता दिया था ना मैंने ये तो। ओके, बताओ, आया क्या समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वाटर 64 कैसे आया? अगर 1 की वैल्यू 32 है तो 2 की वैल्यू डबल होगी ना। 132 है तो 2 की वैल्यू जस्ट डबल, 32 का डबल 64। तो वाटर बाद में 64 हो जाएगा, पहले से वो 48 है, 16 लीटर बढ़ जाएगा। करिए इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज है ना, इसका पैटर्न चेंज है, ये अलग टाइप है, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है आपका। आपको गिवन है मिल्क और वाटर का रेशो, जो कि है 3:2, है ना? 12 लीटर पानी आपने निकाल लिया। 12 लीटर पानी अगर आप निकाल लोगे तो रेशो बनेगा 12:5। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। अगेन टू मेथड्स, वन इज एक्स, वन इज लॉजिकल। दो मेथड्स हम वापस डिस्कस करेंगे। तो एक्स से अगर आपको करना है तो मिल्क अभी है 3x, वाटर है आपके पास 2x। 12 लीटर आपने वाटर निकाला है, तो नया रेशो क्या बन गया है? 12:5 बन गया है। क्या आपको समझ में आया? मिल्क है 3, वाटर है 2, वाटर 12 निकाला, तो नया मिल्क और वाटर का रेशो क्या बन जाएगा? 12:5। आप इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन पर्सनली मैं एक्स से करना पसंद नहीं करता हूं, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, लॉजिकल पे हम बात करते हैं। आपको यहां ऐसे सोचना है कि मिल्क और वाटर, है ना, मिल्क का रेशो अगर 3 है, वाटर का रेशो अगर 2 है, तो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया।
अगेन मैं वही बात करूंगा कि आपको देखना है व्हाट इज कांस्टेंट हियर, कौन सी चीज स्थायी है, कौन सी चीज बदल नहीं रही है। पानी निकालोगे ना तो पानी में चेंजेस आएंगे, पानी की मात्रा बदलेगी। मिल्क तो सेम रहेगा ना, तो मिल्क दोनों जगह सेम होना चाहिए। जब मिल्क की क्वांटिटी ही नहीं बदल रही तो मिल्क का रेशो भी क्यों बदले, रेशो सेम कर दो। तो आप मिल्क का रेशो दोनों जगह सेम करोगे। ये 12 है तो इसको 12 बना दो, और 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। ये आपका नया रेशो बन गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन एकदम पानी की तरह साफ है। मिल्क 12 था, 12 है। वाटर 8 था, 5 हो गया। वाटर के रेशो में 3 कम हुआ है, 3 डिक्रीज हुआ है, क्योंकि आप कितना वाटर निकाल रहे हो, 12, 12 लीटर पानी निकाल रहे हो ना। तो 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4 है। नाउ दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इनिशियल हो या अभी दूध, तो दूध 12 ही है। तो आपके मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 48, ऑप्शन बी। बोलिए, आया समझ में? ऑप्शंस करेक्ट है भाई। ओके, समझ गए ना? दोनों जगह उसको बस सेम बनाना था, ये मेन यहां पे पॉइंट है। चलो एकदम सेम क्वेश्चन, मिल्क वाटर को हमने बस चेंज कर दिया है, बाकी बात वही है। करिए। ओके माखन, कोई बात नहीं। ओके, चलो देख लें क्या। वेरी गुड, 45 बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। देखो इधर, कॉपर और जिंक का रेशो जो है वो आपको दिया है 3:4, है ना। 10 किलो जिंक निकाल दें, 10 किलो जिंक मिला दें, सॉरी 10 kg जिंक मिक्स कर दें, सो नया रेशो बनता है 9:14। आपको यहां समझ में आ रहा है कि कॉपर ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, वो तो बेचारा सेम है, वो तो पहले भी वही था अभी भी वही है। तो ये 9 है ना, इसको 9 कर दो। कैसे 9 होगा 3 से, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 12। अब मुझे बताओ कि आपका जिंक पहले 12 था, अब 14 हो गया, कितना बढ़ गया, 2, किसके कारण, 10 के कारण, 1 की वैल्यू 5, 5 9 जा, योर कॉपर इज 45 kg। सो विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका 45, इसका परफेक्ट आंसर है। ओके, बोल दो, ठीक है। गुड। चलिए, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन बिना पेन यूज करे करने लायक क्वेश्चन है। डू नॉट यूज पेन हियर, जस्ट रीड इट प्रॉपरली।
ओके, देखो इधर आपके पास तीन चीजें हैं, कॉपर, जिंक और निकल, जिसका रेशो है 5:3:2। ओके, और यही रेशो बाद में क्या बन जाता है, ये रेशो बन जाता है 5:3:3। ओके है ना। अब मुझे ये बता दो कि पहले टोटल 100 kg क्वांटिटी हमारे पास थी, पहले का जो हमारे पास अलॉय था, पहले की जो मिश्र धातु थी वो टोटल 100 kg 100 किलो थी। ओके है। अब ये देखो कि ये 5 है, ये 5 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें चेंज कितने का आया, कितने का, 1 का। 1 की वैल्यू पता लगानी है। 5 + 3 + 2 10, 10 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 10 है, मतलब 1 की वैल्यू 10 kg, 10 किलो का इंक्रीमेंट होगा। सी इसका आंसर आएगा। इतना सा था, और ये आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। समझ आया ना भाई, पहले टोटल 10 यूनिट्स थी, अब टोटल 11 यूनिट्स हो रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है। 1 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो आंसर ही हो गया आपका। ठीक है, मतलब पहले ये 20 किलो था, अब 30 kg हो गया, बस। नेक्स्ट, इसको आप अच्छे से पढ़िए, मैं अपने आप को गायब कर रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखें, और जस्ट आपसे कुछ ही सेकेंड्स में वापस दिखूंगा मैं, है ना, ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर सकें। तो जल्दी से इसको पढ़िए, फिर बात करते हैं। पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? यस, डन। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन लिखने की भी जगह चाहिए, तो इसको हमने थोड़ा छोटा करा है ताकि आपको क्लियर दिखे। होता क्या है कि एक पर्सन जो है ब्लैक और ब्राउन सॉक्स परचेस करता है ना, और बिलिंग के समय उनकी क्वांटिटी इंटरचेंज हो जाती है, इस कारण बिलिंग में फर्क आ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। क्या बोला है आपसे? होता यह है कि काले रंग के जो जुराब की कीमत है, जुराब मतलब सॉक्स होता है ना, मोजे जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, दुगनी प्राइस है। ठीक है, बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जगह भूरे, भूरे की जगह यह कर दिया, जिससे बिल का भुगतान जो है वो 20% बढ़ जाता है। चलो मुझे बताओ, एक फर्स्ट केस लेते हैं और एक सेकेंड केस लेते हैं। फर्स्ट केस में ब्लैक कितने थे? तो आप कहोगे सर ब्लैक थे 4, है ना, और जुराब और कुछ भूरे थे, तो ब्राउन की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है ना। और क्या बोला है? काले की जो कीमत है ब्राउन से डबल है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 2 है ना। तो मुझे बताइए टोटल बिल क्या बनेगा? टोटल बिल बनेगा 8 + x, इसका प्राइस हो गया 8, इसका प्राइस हो गया 1, मतलब x। लेकिन उस शॉपकीपर ने क्या करा? ब्लैक और ब्राउन की क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी, है ना। प्राइस तो सेम है, प्राइस 2 रहेगा, प्राइस यहां 1 रहेगा, लेकिन उसने क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी, मतलब ब्लैक की जगह ब्राउन कर दिया और ब्राउन की जगह आपका यहां पे ब्लैक कर दिया। यह बात आपको समझ में आ रही है? तो अब बिल क्या बन गया? अब बिल बन गया 4 + 2x, ये बिल है, बिलिंग अमाउंट है। ये बातें आप मुझे बताइए, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसको करने का, तो इसी तरीके से हम करेंगे, है ना। फिर से बात सुनिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। पहले ब्लैक 4 थे, ब्राउन नहीं पता था, ब्लैक का प्राइस ब्राउन से डबल है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया x, तो टोटल बिल बना 8 + x। शॉपकीपर ने क्वांटिटी चेंज कर दी, ब्लैक को x कर दिया, ब्राउन को 4 कर दिया, प्राइस तो सेम रहेगा, तो 2x + 4, है ना। अब समझना, ये पुराना बिल है 8 + x, ये नया वाला बिल है 4 + 2x। अब उन्होंने बोला है
कि नया वाला जो बिल है ना, जब ये मिस्टेक उसने करी तो 50% प्राइस बढ़ गया, मतलब जो न्यू बिल है वो ओल्ड बिल से 50% ज्यादा है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो ये ऑलरेडी 50% ज्यादा है इससे, तो मुझे इसको 150% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचो जरा, ये ओल्ड बिल है, ये न्यू बिल है, नया वाला बिल ऑलरेडी ज्यादा है पुराने वाले बिल से 50%। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो ये तो अमाउंट ऑलरेडी बड़ा है, मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मैं 150% इसको करूंगा। हर चीज 100% होती है, 50% प्राइस बढ़ाएंगे, इसको हम 150% करेंगे। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप जानते हैं कि 150% को हम लिख सकते हैं 3/2, 53 जा 52 जा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 3/2, और ये आएगा आपका 8 + x, और ये आ जाएगा आपका 4 + 2x, है ना। और इसका 3 का 2 इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका 24 + 3x, 3 का मल्टीप्लाई करा, 2 इधर जाएगा, ये बनेगा 8, और 2 2 जा 4x। 4 में से 3 गया तो x बचा, 24 में से 8 गया 16। तो ब्राउन जो पेयर्स थे, x क्या था, ब्राउन था, तो हमें पता चल गया कि ब्राउन जो सॉक्स थे उसके कितने पेयर्स थे, 16। तो काले, ब्लैक कितने थे और ब्राउन कितने थे, तो ब्लैक कितने सॉक्स हैं 4, और ब्राउन कितने हैं 16, तो इनका रेशो बनेगा 1:4। इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है 1:4। बताइए, आया समझ में? वेरी गुड, आरती ने और माखन ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। कोई दिक्कत हो गाइस तो बोलो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से पढ़ना, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा गुलशन अच्छी बात है भाई। चल, एक देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक हीरे का जो प्राइस है उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हीरे का जो मूल्य है, जो उसका प्राइस होता है हीरे का, या जो उसकी वैल्यू है, उसके वेट, ठीक है, उसका जो वेट होगा, उसका जो वजन होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। जो हीरे का मूल्य है, प्राइस को मैं वैल्यू लिखूं तो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा इंग्लिश में, जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर हीरे का वजन 10 किलो है तो उसका प्राइस 100 होगा, ये बोलना चाह रहे हैं वो, है ना। अगर वेट 10 है तो प्राइस 100 होगा, जो भी वेट होगा उसका स्क्वायर होगा, ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। अब एक हमारे पास डायमंड था, वो गिर गया, 4 पीस में ब्रेक हो गया, तो 4 पीस कौन कौन से थे, 1 2 3 4, है ना।
अगर इन चारों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल 4372 प्लस 110, टोटल हो रहा है 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, है ना। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन ये कब, जब वो हीरा एक सिंगल पीस होता, अब तो वो अलग अलग पार्ट्स में बट गया है ना। तो अब क्या हो गया है, ये क्या है, ये उसके वेट का रेशो है, ये क्या है, उन चारों पीसेस के वेट का रेशो है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सोचो, इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 30। तो उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या है उसकी, अब ये प्रेजेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो उसकी जब वो सिंगल पीस था तो उसकी वैल्यू 100 थी, लेकिन जब वो पीसेस में बट गया तो उसकी वैल्यू 30 हो गई। तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, उसकी वैल्यू 70 कम हो गई, जबकि रियल में उसकी वैल्यू में 70,000 का लॉस हुआ है। मतलब 70 की वैल्यू 70,000 है, तो 70,000 अगर 70 है तो उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, मतलब 100। तो आपका आंसर आएगा कि वो जो डायमंड था वो रियल में 1 लाख रुपए का था, 1 लाख का था। ये आंसर इसका, ठीक है। अगर हम चारों पीसेस को एक कर दें तो वो टोटल वेट आएगा 10, तो उसकी वैल्यू आएगी 10। लेकिन चारों पीसेस की इंडिविजुअल वैल्यू देखें तो वो आएगी 30। तो पहले वैल्यू 100 थी, अब वैल्यू 30 बची, 70 कम हो गया, 70,000 रुपीस कम हो गए। उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 लाख। गॉट इट। चलो आगे। देखो क्या बोला है आपसे, गुप्ता जी और उनकी पत्नी, एक काम करते हैं, इसको हम मिस्टर और मिसेस नाम दे देते हैं, है ना। मिस्टर गुप्ता जो हैं, अगर उनका वेट 7 है तो मिसेस का वेट 8 है। टोटल वेट 120 है, 8 प्लस 7 15, 1 की वैल्यू 8, 8 7 जा गुप्ता जी हो गए 56 किलो के, और 8 8 जा जो मैडम है वो 64 किलो की हो गई, है ना। अब गुप्ता जी ने अपना वजन कम कर लिया, गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलो कम कर लिया। मतलब अब गुप्ता जी हो गए 50 के, लेकिन मैडम का वजन तो अभी मिसिंग है। अच्छा, जब वेट लूज करने के बाद उनका जो न्यू रेशो है ना, मिस्टर और मिसेस गुप्ता का जो नया रेशो है वो है 5:6। आपको पता है कि गुप्ता जी अब 50 किलो के हो चुके हैं, हाँ या ना। अगर गुप्ता जी अब 50 किलो के हो गए हैं तो 5 की वैल्यू तो 50 है, और अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू 60 होनी चाहिए क्या। तो मैडम अब 60 किलो की हो गई। तो मैडम थी किसी जमाने में 64 की, और अब वो हो चुकी हैं 60 की। तो मुझे बता दो कि क्या उन्होंने 4 किलो अपना वजन कम कर लिया है क्या। डी आंसर है करेक्ट। क्लियर।
ठीक है, ये एक प्रकार का वही मिल्क वाटर वाला ही रेशो है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसको अच्छे से, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलो देखें, आपसे कहा गया है कि अगर मेन और विमेन का हम देखें, अगर ऑल मेन और विमेन का रेशियो हम देखें, सो दैट इज 5:6। लेकिन ईच मैन या विमेन का रेशियो देखें, सो दैट इज 2:3। तो नंबर ऑफ मैन एंड विमेन पता करो। देखो एक प्रैक्टिकली बात सोचें, कोई कंपनी है जिसमें टोटल ऑल एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो 1 लाख है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई कंपनी में ऑल एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो 1 लाख है, और मैं कहूं कि यहां पे एक एम्प्लॉय को 10,000 मिलता है ना। ऑल एम्प्लॉइज की सैलरी 10,000 है, जबकि एक एम्प्लॉय की सैलरी, ऑल एम्प्लॉइज की सैलरी 1 लाख है, जबकि एक एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है। तो आप तुरंत कहोगे सर कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, है ना। तो नंबर, आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे पता करा? ऑल सैलरी डिवाइडेड बाय ईच पर्सन सैलरी, है ना। सभी की सैलरी को एक पर्सन की सैलरी से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो वही काम आपको यहां करना है। ऑल मैन की सैलरी है 5, ईच मैन की सैलरी है 2। ऑल विमेन की सैलरी है 6, ईच विमेन की सैलरी है 3। और ये आपको पहले ही सॉल्व करना सिखाया है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। नाउ द रेशियो बिकम्स 5 से 3 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, द रेशियो बिकम्स 5:4। ठीक है, 5:4 ऑप्शन में नहीं है क्या? ऑप्शन मिस्टेक है ना। ओके, ऑप्शंस यहां रॉन्ग है सारे। करेक्ट आंसर जो इसका आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 5:4। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, 5:4, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। बोलो, आया समझ में? ठीक है ना। ओके भाई, आगे बढ़े। चलिए, एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन जिसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप तब तक क्वेश्चन को पढ़ लो। एग्जाम में ऑप्शन रॉन्ग नहीं होते, डोंट वरी। हाँ, रोशनी का एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा। अगर किसी को ये मेथड समझ नहीं आई हो तो मैं बताना भूल गया, आप इसको एक्स से कर सकते हो। ये मिस्टर गुप्ता है, मैडम का वजन है, कितना कम करें कि रेशो 5:6 आ जाए। आप इसको एक्स से भी कर सकते हो, आंसर इससे भी आपका सेम आएगा ना, ये मैं बताना भूल गया था। चलिए, एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 शीशे। बॉक्स गिर गया, ऑब्वियसली कुछ टूटेंगे कुछ नहीं टूटेंगे, वो सेकंड मैटर है। आपसे बोला है कौन सा रेशो नहीं हो सकता, ठीक है। विच रेशो विल नॉट बी पॉसिबल, मतलब कौन सा रेशो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब आप 12 चीजों को 4 और 3 में डिवाइड करोगे तो 7 चीज आएंगी। 3 + 1 4 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 7 + 5 12 आएगा।
क्या 12 चीजें 12 से डिवाइड हो सकती हैं? यस। 12 में 3 से डिवाइड होता है? यस। 12 4 से डिवाइड होता है? यस। 12 7 से डिवाइड होता है? नो। ये वाला हो ही नहीं सकता भाई। 12 चीजों को आप कैसे डिवाइड करोगे, है ना? तो 12 चीजें 7 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती। मैं कहूंगा कि मैं आपको 12 चॉकलेट्स दे देता हूं और आप इसको 7 बच्चों में इक्वली डिवाइड करो, आप नहीं बांट सकते क्योंकि 12 7 से डिवाइड नहीं होता, है ना? तो ये आंसर नहीं हो सकता है, बाकी सारे सही हो सकते हैं, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। यस माखन, ये गलती तो होगी। चलिए देखिए क्या करेंगे। आपसे कहा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, ये टॉम हो गया, ये जेरी हो गया। टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 5। टॉम जितनी देर में 7, जेरी उतनी देर में 5। तो मैं आपको पहले तो इसकी ट्रिक बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। इसकी ट्रिक आप समझिए। आप 5 का मल्टीप्लाई इधर और 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 8 जा 40 एंड 7 6 जा 42। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो तो कर दो, 20 और 21। ये आपका स्पीड का रेशो है, 20 और 21। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पर ऐसा हम करते क्यों हैं? देखो बहुत सिंपल है, आगे आपको हमेशा ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला मैंने? टॉम 8 जंप लगाएगा तो जेरी 6। जेरी जो है टॉम 7 लगाता है उतनी देर में जेरी 5। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है, ये सेकंड वाली जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? बट के आगे से यहां से लेकर आप जाओगे कहां तक? यहां तक, है ना? तो देखना होता क्या है। आपसे बोलते हैं टॉम 7 जंप्स लगाता है उतनी देर में जेरी 5 जंप लगाता है, मतलब 7 जंप्स ऑफ टॉम टॉम इज इक्वल टू 5 जंप्स ऑफ जेरी, है ना? टॉम 7 लगाएगा उतनी देर में जेरी 5 लगाएगा, तो टॉम के अपॉन में जेरी और इधर 5 के बटे में 7, 5/7। तो एक्चुअल में टॉम के यहां पे अगर आपने इस क्वेश्चन को करा है, टॉम ये आपने 8 लिखा था, ये 6 लिखा था, तो एक्चुअल में टॉम के सामने 5 आना चाहिए और जेरी के सामने 7 आना चाहिए। तो 8 5 जा 40, 7 6 जा 42। दिस इज द रियल लॉजिक कि हम यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। पर ये तो आपके समझने की बात है, आपको सॉल्व इसी तरीके से आगे हमेशा करना है। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ जाएं। चलिए एक और बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला, पढ़िए इसको।
चलो, पढ़ लिया आप सभी ने? बता दूं इसको कैसे करना है? ओके, देखो, इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा ये भूगोल जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप समझते हैं कि ये हो गई आपकी अर्थ, है ना, ये पृथ्वी हो गई। और अगर हम बीच में से एक यहां पर लाइन खींच देते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। राइट? ऐसे ही होता है क्या? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। यहां पर आपको कुछ वैल्यू एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो इस पे दो चीजें हैं। एक है लैंड, मतलब पानी, भूमि, ठीक है, और दूसरा है वाटर, मतलब पानी, है ना, जिसका रेशो पूरे अर्थ पर 1:2 है। वेदर नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, कुछ भी हो, पूरे अर्थ पर जो लैंड और वाटर का रेशो है वो 1:2 है। अब मैं चाहूंगा कि आप यहां कुछ एज्यूम करें, है ना। अगर 1 को आप एज्यूम कर लें 100 और 2 को एज्यूम कर लें 200 तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो तो सेम रहेगा। तो हम मान लेंगे कि अर्थ पे टोटल यूनिट्स कितनी है? 300। अर्थ की वैल्यू हो गई 300। अगर सपोज करो कि अर्थ के 300 पार्ट्स हैं, 300 टुकड़े हैं, उसमें से 100 लैंड है तो 200 क्या है? वाटर है। ये सब मिलाकर है। नाउ, अब आपकी अर्थ दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब देखना, ठीक है, इधर लैंड और वाटर आएगा, इधर भी लैंड और वाटर आएगा। अगर पूरे अर्थ की वैल्यू 300 है तो हाफ हाफ डिवाइड होगा ना, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 150 यूनिट्स और साउदर्न हेमिस्फीयर भी 150 यूनिट्स। यस और नो? है ना। टोटल अर्थ अगर 300 है तो ये भी 150 होगा और ये भी 150 होगा, तभी तो टोटल 300 आएगा। अच्छा, आपको ये पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेशो है वो कितना है? 2:3 है। और आपको यह भी पता है कि इसकी टोटल वैल्यू 150 है। तो 3 + 2 5, 1 की वैल्यू 30, 30 का डबल कर दोगे 60, 30 का ट्रिपल कर दोगे 90। अब मेरी बात सुनना, पूरे अर्थ पर लैंड कितना है? 100। उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना चला गया? 60। तो अगर इधर 60 चला गया तो बचा कितना? 40। पूरे अर्थ पर पानी कितना है? वाटर है 200, है ना। उसमें से इधर कितना चला गया? 90। तो इधर कितना बचा? 110। तो इधर का रेशो लैंड और वाटर का 411 आएगा, ऑप्शन ए। बोलो, आया समझ में? ठीक है। अगर टोटल 300 है तो 150 150, है ना। 2 + 3 5, 1 की वैल्यू 30, 32 जा 33 जा। 100 में से 60 वाटर इधर तो 40 इधर। टू लैंड, सॉरी, 200 में से 90 यूनिट्स इधर है तो उधर 110। नाउ द रेशियो इज 4:11। बोलिए, समझ में आया? रोशनी 3 ले लोगे पॉइंट में चला जाएगा, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अगर यहां पर आप 1.5 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। इसलिए 100, 1000 कुछ बड़ा नंबर लो ताकि इजीली वो कैलकुलेट हो जाए। हाँ, हेमा का क्वेश्चन है वाई 300। हेमा, आप इसको 1000 2000 ले लो, आप इसको 200 400 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, रेशो में आप कुछ भी एज्यूम कर लो। पर जनरली हम 100 200 ये कॉमन नंबर्स हैं, इसको लेते हैं। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, मेरी तरफ से आपको छूट है, आपकी जो इच्छा हो आप ले लो। बस 1:2 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप इसको 30 ले लो, इसको 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए।
इसके आगे इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं जो हम कल से शुरू करेंगे, क्योंकि इनका बेस ये बताऊंगा इतने में ही टाइम हो जाएगा। तो कल हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले सारे क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स हैं, आज की पीडीएफ में आपको ये सभी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कल इनका बेसिक और सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। सो उम्मीद है आज के सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? पता नहीं जानवेद किसका है। ओके, चलिए। सो थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पर और कंटिन्यू करते हैं अपनी सारी चीजें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।